मैं हमेशा जब नया पॉडकास्ट लेके आती हूँ बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मेरा नया पॉडकास्ट आ रहा है, लेकिन आज मेरे मन में गुस्सा भी है, मेरे मन में बहुत सवाल भी हैं और वो सवाल है हमारी गवर्नमेंट से। आघात पर प्रतिघात पर तू मात्र ना संवाद कर, शब्दों की भाषा ना समझते तू उनसे संग्राम कर। इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग। अगले 24 घंटे से लेके 36 घंटे तक पाकिस्तान के हाथ के बगैर इस तरीके के इंसिडेंट नहीं हो सकते हैं। इंडो पाकिस्तान वॉर जो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो चाइना का बहुत बड़ा रोल। सबसे पहले पाकिस्तान ने इस वारदात के बाद में चाइना को फोन किया। किस तरीके से ये लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके हमारी टेरिटरी में घुस जाते, इट्स नॉट इजी। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस जमाने में फेंस भी नहीं हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी हम जो इनकी घुसपैठ को काउंटर करते थे। वो इन्फिल्ट्रेशन के दौरान काफी हमने आतंकवादी मारे हैं। लोग चाहते हैं कि वॉर हो जाए, हम उनको अटैक करें। मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हो रहे हैं। पुलवामा अटैक हुआ, बहुत ऐसे अटैक हुए, हमने उसका जवाब भी दिया है, स्ट्राइक भी करी, बट उनमें वो डर नहीं। वो डर कैसे पैदा होगा कि ये बार बार हमारे देश की तरफ ना आए। उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट पहुंचानी पड़ेगी। पाकिस्तानी पंजाब इज द पावर सेंटर। आप पाकिस्तानी पंजाब को टारगेट करो। हम मल्टीपल सर्जिकल स्ट्राइक इन मल्टीपल प्लेसेस स्मॉल टीम्स के साथ में अगर करते हैं और टारगेट करें किसको? पाकिस्तानी पंजाब। सर, इन्होंने धर्म पूछा, कि कौन से धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनको कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया। आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है क्या? ये बेशक धर्म पूछ रहे हो, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक है। हम सब इकट्ठे लड़ते हैं जब बात आती है देश की। बिल्कुल। हमारी आर्मी के पास ऐसे कौन सी लीथल वेपन्स हैं जिसपे हम डिपेंडेंट हैं? सबसे बड़ा वेपन है हमारा सिपाही। नमस्कार साथियों, मैं हमेशा जब नया पॉडकास्ट लेके आती हूँ बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मेरा नया पॉडकास्ट आ रहा है, लेकिन आज मेरे मन में गुस्सा भी है, मेरे मन में बहुत सवाल भी हैं, बहुत चिंता भी है और दुख भी है। सवाल गवर्नमेंट से है, सवाल मिलिट्री से है कि कब तक ये क्वेश्चन जो है, कब तक 140 करोड़ जनता पूछ रही है हमारी मिलिट्री से, हमारी गवर्नमेंट से। जिस तरीके से सिविलियंस को मारा गया पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को, बहुत ही टेरिफाइंग है, बहुत ही दुख सबको दुख हुआ। लेकिन क्या होगा अब अगला स्टेप हमारे देश का? आघात पर प्रतिघात पर तू मात्र ना संवाद कर, शब्दों की भाषा ना समझते तू उनसे संग्राम कर। वेलकम करते हैं मेजर जनरल राजपाल पुनिया जी का अपने शो कॉफी अनफिल्टर्ड पे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और हमारे बीच में ऐसे समय में डिस्कशन करने आए कि जब पूरा देश उन परेशानियों में गूंज रहा है कि कहीं ना कहीं कि व्हाट्स नेक्स्ट। और अभी रीसेंट अपडेट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान मिनिस्टर ने भी बोला है कि इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग। अगले 24 घंटे से लेके 36 घंटे तक कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? शिल्पा, जो भी हुआ है पहलगाम में, वो मैं ये बोलूँगा कि पाकिस्तान के लिए खासकर बहुत शर्मनाक जो उन्होंने किया है। नियत्थे टूरिस्ट को जो टेररिस्ट ने यहाँ पे आकर के जो मारा है वो, और जब विजुअल्स मैंने देखे हैं टेलीविजन में, मतलब दिल को झकझोरने वाली जो इंसिडेंट है। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ कि मैं बात कर सकूँ जो भी मेरे अपना एक्सपीरियंस है उसके साथ में। और ये इंसिडेंट जो अभी हुआ है, इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आतंकवाद कश्मीर में कैसे शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है, थोड़ा अगर इजाज़त दें तो मैं बात करूंगा उसके बारे में। क्योंकि ये जब
सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने जब अफगानिस्तान में जब एंट्री किया था, उस समय पर अमेरिका ने पाकिस्तान को बेस बना करके ऑपरेशन टोपाज शुरू किया था कि किस तरीके से एक जो आतंकवादी जो गठबंधन उस समय तैयार किए गए, टेररिस्ट स्क्वाड्स तैयार किए गए, और किस तरीके से उन्होंने जो है यूएसएसआर की आर्मी को लड़ा ऑपरेशन टोपाज। वो जियाउल हक के समय में हुआ था 1980 के दशक के अंदर, 1980s के अंदर, और वही एक्सपीरियंस पाकिस्तान लेकर के फिर कश्मीर में आया है। और जो 1980 के बाद जो वहाँ किया था, वो अभी 1990s के डेकेड में जो है कश्मीर में उन्होंने 1989 एग्जैक्टली उन्होंने शुरू किया। और वही आमने सामने की लड़ाई न लड़ करके एक आतंकवाद को बढ़ावा देना, जो भी टेररिस्ट संगठन उन्होंने तैयार किए हैं, कुछ भी नाम लो, लेकिन सबकी ओरिजिन आईएसआई है। जो भी संगठन उन्होंने तैयार किए हैं वो सब आईएसआई से जुड़े हुए हैं, और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उसमें कोई भी किसी के मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के हाथ के बगैर इस तरीके के इंसिडेंट नहीं हो सकते हैं। अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है जेएंडके के अंदर, जो डेवलपमेंट, जो भी विकास और जो भी अच्छे काम हो रहे थे, उसी बौखलाहट के अंदर आकर के उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया है। वरना आपने सिविलियंस को मारना मत प्लानिंग प्लॉटिंग से किया है। क्या ये हमारा सिक्योरिटी लैप्स है? मतलब ये एक नॉर्मल नहीं था कि पीओके पे फायरिंग हो रही है या आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने घुस कर कश्मीर में धमकाना, और इस तरीके से धमकाना कि जो वहाँ के जेंट्स थे उनको गोली मारना, और उनकी बीवी को बोलना है कि जाओ मोदी जी को बताओ। ये एक डर पैदा किया उन्होंने। किस तरीके से ये कश्मीर में घुसे, एक सिक्योरिटी लैप्स था, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, टूरिस्ट को टारगेट करने की इस तरीके की वारदात उन्होंने पहली बार की है। इससे पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन इस तरीके से टूरिस्ट को टारगेट करना क्योंकि कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट के ऊपर चलती है। जब मैं खुद वहाँ पे था 1997 से 1999 तक, तो जो आवाम है वो बोलते थे कि टूरिस्ट नहीं आने से उनकी कमर टूट गई है। और अब जब टूरिस्ट आने शुरू हुए हैं, तो जो इन्होंने एक बौखलाहट है, क्योंकि वैली के हालात सुधर रहे थे, वैली का जो आवाम है वो भी वापस से खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, तो एक बौखलाहट है जो उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया है। और इसको सिक्योरिटी लैब्स शायद मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरीके का जो स्नीक इन अटैक जो होता है वो मतलब इतना बोलते हैं कि इस तरीके से आना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरीके की वहाँ पे हालात है, टेरेन है, हाँ इंटेलिजेंस होना चाहिए था कि इस तरह की वारदात होने वाली है, क्योंकि हमारे भी सोर्सेज काम कर रहे हैं। पर ये मुमकिन है कि इस तरीके के 2-4 लोग स्नीक इन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन, वहाँ का जो मैं बोलूँगा कि जो इलाका है वो इस तरीके का है कि वो आ सकते हैं। तो सर, जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछकर, मतलब ये तो इंडिया में एक कम्युनल लड़ाई बढ़ाने का उनका मैसेज था कि धर्म पूछ के गोली मारी गई, तो ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है हमें डिवाइड करने की। हम पे इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं कि वो हम पे आके कभी भी अटैक कर सकते हैं। देखिए, एक चीज जो हिंदुस्तान ने की है, और जो आपको भी मालूम है, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हमने किए हैं। जी बिल्कुल। वो आज तक पाकिस्तान हजम नहीं कर पाया। राइट। और वही एक जो बोलता हूं मैं, उनके दिमाग में और उनके दिल में वो बात बैठ चुकी है कि हमने किसी तरीके से उसका बदला लेना है। और उसी बदले के तहत आमने सामने की लड़ाई के अंदर शायद उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, तो इसलिए वो इस तरीके का जो आतंकवादी तरीके से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी वार हम बोलते हैं इसको, नो वार नो पीस बोलते हैं, न तो शांति है न तो लड़ाई है। तो वो जो चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है कि कहीं न कहीं उसको 71 को भुला नहीं पाया, और उसकी जो भी स्ट्रेटेजी है इसी तरीके से वो वारदात को कर रहा है।
एक चीज जो आतंकवाद के और ये प्रॉक्सी वार के अंदर होता है, एक थ्रेशोल्ड लेवल को नॉर्मली पार नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। पर इस तरीके की वारदात होना, अब मेरे को ये नजर आ रहा है कि वो थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी सोच विचार आई एम श्योर हो रहा होगा हाईएस्ट लेवल पे। क्यों? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है ओपन वार। ओपन वॉर। क्या पाकिस्तान चाह रहा है कि हम ओपन वार में आमने सामने की लड़ाई के अंदर उसके साथ में फिर से वो कार्रवाई करें? क्यों? क्योंकि इसमें कहीं न कहीं मेरे को, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि कहीं न कहीं चाइना का इशारा भी है। तो बोला जा रहा है कि जो थर्ड प्लेयर इन्वॉल्व इंडो पाकिस्तान वॉर, जो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है। और आपने अभी सुना होगा, सबसे पहले पाकिस्तान ने इस वारदात के बाद में चाइना को फोन किया है जी। तो कहीं न कहीं उसको अश्योरेंस मिला हुआ है शायद कि अगर मान लो आमने सामने की लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की होती है तो शायद चाइना जो है नदन फ्रंटियर को भी खोल सकता है। तो वो, वरना इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पहले कम हुआ करती थी, पिछले 2-4 साल में ज्यादा वो कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है आतंकवाद का, उसको क्रॉस करके कि हम जो है आमने सामने की लड़ाई में हम बहुत मजबूत है, पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर चाइना का अश्योरेंस उसको मिला है तो नदन फ्रंटियर और वेस्टर्न फ्रंटियर अगर एक साथ दोनों का इस तरीके का कुछ प्लान है तो वो हमारे को थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत। कहा जाता है कि अगर वॉर होता है तो कई साल पीछे चला जाता है आपकी कंट्री, हम एक डेवलपिंग नेशन है, और कई साल 20 साल पीछे चली जाएगी, और हमारे को कितना नुकसान होगा। चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, हम वॉर के लिए भी रेडी हैं, और हमने काफ़ी कड़े कदम भी लिए, हमने वाटर ट्रीटी भी वापस ले ली उनसे। बट अगर ये वॉर होता है तो इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? देखिए, वाटर ट्रीटी का तो पहले मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा कदम है जो इंडस रिवर का जो पानी हम बंद करने का सोच विचार शुरू किए हैं। क्योंकि पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान का ताकत भी पाकिस्तान का पंजाब है, और पाकिस्तान की कमजोरी भी पाकिस्तान का पंजाब है जी। पाकिस्तान में बाकी हर प्रोविंस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे ऊपर ये पीओके हो, या नीचे सिंध हो, गिलगिट हो, हर जगह प्रॉब्लम है। लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान का पावर सेंटर है, तो ये जो सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट जो इंडस वाटर का बंद करने का असर होने वाला है वो पंजाब पे होने वाला है जी। तो ये बहुत सही है, मार वहीं करना चाहिए जहाँ पे कि उसको दर्द होता हो। और वही आगे मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे जो ऑप्शंस वगैरह हैं उसमें भी हमें वही ऑप्शन देखना है जहाँ पे कि उसकी नब्ज को हम दबा सकें, जहाँ पे उसकी कमजोरी है उस पे स्ट्राइक कर सकते। बट इसी के रिवेंज में उन्होंने शिमला जो ट्रीटी थी जो उन्होंने वो वापस ले ली, इसका क्या महत्व है? शिमला एग्रीमेंट वापस लेने से कोई असर ज्यादा होने वाला नहीं, क्योंकि हमें तो इस चीज की कभी जरूरत ही नहीं थी ना, वी वर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। अभी जो मेन हम जो सोच विचार कर रहे हैं, हो सकता है इसको लागू करने में टाइम लगे, पर अगर ये पानी बंद होता है इसका बहुत बड़ा असर, और जो पंजाब प्रोविंस जो आज खुशहाल है वो रेगिस्तान बन सकता है आने वाले टाइम में। ये इतना असर इसका हो सकता है। टीआरएफ ने लिया कि हम लोग ने किया है और फिर बैकआउट कर दिया, और अभी रिसेंटली हमने ये भी सुना कि 9 ऐसे घर हैं कश्मीर में जो लश्कर कमांडर फारूक अहमद जो एक स्लीपर सेल से हैं उनके घर को जला दिया गया, और ऐसे 9 घर को जला दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों में डर भी आ गया है। ये नाम कुछ भी लेते हूँ, लेकिन जैसे मैं पहले बता रहा था ना, जितने भी इनके संगठन है आईएसआई के ही जरिए हो रहे हैं, आईएसआई का हाथ है। मेन जो इस तरीके की जो घटनाओं को इंजाम दे रहे हैं वो आईएसआई है, पाकिस्तान की आर्मी है। नाम के लिए जितने भी गुट बना रखे हैं, इनको कभी एक को आगे लाते हैं, कभी नए को आगे लाते हैं, पर मेन जो नब्ज है, मेन जो इसके अंदर करने वाले आईएसआई के लोग हैं। अभी सुनने में आया कि कैबिनेट की बैठक भी हो रही है और बहुत सख्त कदम उठाए जाने वाले हैं। पहले मैंने कहीं ना कहीं ऐसा अपनी हिस्ट्री में और जब भी वॉर हुआ है देखा है कि
बता के नहीं किया जाता था और अचानक से कर दी चीज। लेकिन अब इस तरीके से मोदी जी, अमित शाह ओपन डिस्कशंस कर रहे हैं, सबके साथ बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि पहले रहता था कि ये डिसीजन ले लेते हैं, बट इस टाइम पे, इस वक्त पे ऐसा क्यों कि इन सबको इतनी बड़ी बैठक करनी पड़ रही है बार बार स्टेप लेने में? मुद्दा ही ऐसा है। आप देखिए आज के दिन मतलब हर इंसान का जो हिंदुस्तान में है खून खोल रहा है कि किस तरीके से हमारे जी बिल्कुल। देश के जो नियत थे लोगों को इन्होंने अंदर आकर के मारा है। तो कुछ न कुछ इसका इन जो बदला है वो तो लेना ही है ना। अभी उसके लिए ऑप्शंस पे डिस्कशन हो रहा है। थोड़ा क्या-क्या पैटर्न चेंज options हो हैं? गया उसको करने का में भी। और ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। इस तरीके के जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसमें हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। हम उन ऑप्शंस को पहले एनालाइज करते हैं जी। कि इस ऑप्शन से ज्यादा फायदा है। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि लड़ाई जो है वो दिल से नहीं जीती जाती है, लड़ाई दिमाग से जीती जाती है। सही बात। बाकी आप कहीं भी दिल लगाओ ठीक है, लेकिन जब अगर आपने लड़ाई को जीतना है ना तो दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग से आपको वहां पे चोट करनी पड़ती है जहाँ पे कि उसको दर्द हो, जहाँ पे कि उसको तकलीफ हो। तो वो सबसे जरूरी है। आई एम श्योर इसी के बारे में सोच विचार हो रहा है कि क्या हमारा एक्शन होना चाहिए। बट किस तरीके से ये लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके हमारी टेरिटरी में घुस जाते हैं? इट्स नॉट इजी। पहलगाम जो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, किस तरीके से इन लोगों ने एंट्री करी होगी, बॉर्डर क्रॉस किया होगा। यहाँ पे भी कहीं ऐसे स्लीपर सेल हो रहे होंगे जो उनको हेल्प कर रहे होंगे। कहा जा रहा है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक, अप्रैल 7 तक उन्होंने रेकी करी है पहले आकर। तो क्यों हम उन लोगों को नहीं पकड़ पाए? थोड़ा मैं इसके बारे में बात करूंगा कि जो पहले हमने जैसे आतंकवाद से लड़ाई शुरू की 90 के दशक में, तब हमारे लिए प्रायोरिटी था वैली को शांत करना। जी। वो हालात हम आज हासिल कर चुके हैं। जी। वैली जो कश्मीर वैली है उस पे काफी हद तक हमारा कंट्रोल हो चुका है। जी। जिस तरीके का ग्रिड डिप्लॉयमेंट पूरे वैली के अंदर किया, और 90 के दशक में जरूरी था। 90 के दशक में जब मैं खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक ऑपरेशंस का इंचार्ज होता है, ब्रिगेड मेजर तंगधार में ड्यूटी कर रहा था, तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगे हुए थे। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हम लगे हुए थे तो उस जमाने में फेंस भी नहीं हुआ करती थी और इतना कुछ मतलब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। फिर भी हम जो इनकी घुसपैठ को काउंटर करते थे, अम्बुश लगाते थे, और इनको इन्फिल्ट्रेशन के दौरान काफी हमने आतंकवादी मारे हैं। आज मेरा ये सोच है कि आज हम इस हालात में हैं कि वैली को और कश्मीर को हमने काफी हद तक जब काबू कर लिया है, अभी समय आ गया है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को जितना हो सके एक इतना रीइंफोर्समेंट करें कि जैसे आप बोल रहे हो ना, अंदर परिंदा भी पर मारे तो हमारे से इजाजत ले। बिल्कुल। तो वो मेरा सोच है कि अभी हमें स्टेज 2 में आना चाहिए, और हमारे को बहुत जरूरी है जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज के दिन है, फेंसिंग, वायर फेंस लग चुकी है, तो हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो अभी फ्रंट हैवी होना चाहिए, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड डिप्लॉयमेंट आर्मी का होना चाहिए, और वैली ज्यादातर पैरामिलिट्री और पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स इनको देना चाहिए, और बाकी फोर्स तमाम जो हमारे पास है उसको शायद लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयमेंट करके हम इस तरीके से डिप्लॉयमेंट करें, और साथ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। नाइट विजन डिवाइसेस हैं हमारे पास लेटेस्ट रडार सिस्टम्स हैं। तो एक तरीके से जैसे हमने ऑब्स्टिकल बनाया है, वायर ऑब्स्टिकल, आर्मी में बोला जाता है कि ऑब्स्टिकल इज नॉट एन ऑब्स्टिकल जब तक उसको आप कवर नहीं करो। कवर बाय फायर और बाय ऑब्जर्वेशन। अगर हम उसको बाय फायर या बाय ऑब्जर्वेशन कवर कर लेते हैं तो शायद फिर हम उस हालात में पहुंच जाएंगे कि अंदर आने के लिए किसी को इजाजत लेने की जरूरत है, ऐसे अंदर कोई नहीं आ सकता। तो ये एक हमारा अभी अगला सोच शायद होना चाहिए कि हम किस तरीके से वैली को अभी काफी हद तक शांत और कंट्रोल के बाद में अभी हम फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में जाएं, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स करीब करीब हमारे को मालूम होते हैं। जी। जैसे हाँ, I'm sure ये सब पता होता होगा। हाँ, इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स
जैसे अगर हम 50 किलोमीटर के इलाके में हैं तो उसमें कौन कौन से इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। स्लीपर सेल्स का हमारे को पता होता है, तो हम ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कर सकते हैं। और शायद इसी के बारे में सोच विचार हो रहा हो कि अगले जो कदम में हम हो सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को रीइंफोर्स करें। और क्योंकि बिना बाहर से सपोर्ट, बिना बाहर से जो है आतंकवादी जिस तरीके से आते हैं, बिना अंदर आए बगैर इस तरह की घटना शायद नहीं हो पाएंगी। तो उस पर थोड़ा हमारे को ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन से प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल हैं जो एक माइंड में रखने चाहिए बिफोर कमेंसिंग अ वार? क्योंकि अभी ऐसी एक इंडिया की सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को हर्ट हो चुका है। इस टाइम पे लोग चाहते हैं कि वॉर हो जाए, हम उनको अटैक करें। मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन उनको इसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता मे बी, बट वो जो एक देशभक्ति जगी हुई है सबकी अभी इस टाइम पे। देखिए, प्रोज एंड कॉन्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देशभक्ति बहुत अच्छी चीज है, पर कुछ एक हमारे जो एंकर्स जो मीडिया में आकर के जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, वो ठीक है, आप अपने दिल की बातें बोल रहे हो, पर जैसे मैंने बताया कि लड़ाई जीतना है तो दिमाग से जीतना है। और जब दिमाग से लड़ाई को जीतना है तो आपने वो ऑप्शन को चुनना है जिस ऑप्शन से आपके सामने जो दुश्मन है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो। हमारे पास दो ऑप्शंस, मोटे मोटी अगर मैं बोलूं तो दो ऑप्शंस हैं। एक तो जैसे आप बोल रहे हो आमने सामने की लड़ाई, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीमित नहीं रहने वाली है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी के ऊपर भी होने वाली है। ऑल आउट काइंड ऑफ ए वार होने वाला है अगर सामने सामने की लड़ाई शुरू होती है। वो एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, कि पंजाब जो उसका प्रोविंस है, हमें जरूरत है टारगेट करने की पंजाब को, पाकिस्तान पंजाब को जी। और उसके लिए हमारे पास स्पेशल फोर्सेस हैं। उसी का गेम, उसी का खेल, उसी के तरीके से अगर खेलते हैं ना हम, स्मॉल टीम, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो एक स्ट्राइक था ना, हम मल्टीपल सर्जिकल स्ट्राइक इन मल्टीपल प्लेसेस स्मॉल टीम्स के साथ में अगर करते हैं और टारगेट करें किसको, पाकिस्तानी पंजाब को, क्यों, वहां पे उसको तकलीफ होने वाली है। अगर आप उसके जितने भी प्रोविंस हैं, जितने भी इलाके हैं, अगर आप पाकिस्तानी पंजाब को टारगेट करते हो तो सबसे ज्यादा जो है दहशत और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को तकलीफ होने वाली है। तो मेरा सोच है कि ठीक है, आप ऑप्शन जो है दोनों को एनालाइज करें, पर सबसे जरूरी है कि हम वो करें जो शायद जिसको उसकी उम्मीद पाकिस्तान को नहीं है, जिसने वो कभी सोचा ना हो। yes. और अगर परमाणु बम हमारे इंडिया पे गिरा जाता है तो उसका नुकसान कहाँ पे होगा और कैसे होगा? हम उस चीज के लिए तैयार हैं? मैं नहीं सोचता कि परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। क्योंकि एक धमकी है जो वो दे रहा है बार बार। उसको भी मालूम है कि उससे ज्यादा परमाणु बम हमारे पास, जो पाकिस्तान न्यूक्लियर या अपने आप को परमाणु बम का वो मानता है कि मेरे पास है, तो उससे ज्यादा हमारे पास है। तो मेरे ख्याल से वो नौबत शायद नहीं आएगी। ये गिदड़ भभकी है जो वो दे रहा है कि किसी तरीके से मैं ये धमकी दे करके शायद मैं जो है ना हिंदुस्तान को अपना एक्शन लेने से रोक सकूं, वरना ऐसा कुछ मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। पर होगा तो उसके पास अगर परमाणु हथियार है तो हमारे पास भी है। वी आर रेडी फॉर इट। हमने जो बोला अपनी पॉलिसी में कि हम पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर एक बार अगर वो इस्तेमाल करता है तो हम करेंगे ना, फिर कौन हमको रोक सकता है जी। ठीक है ना। आपने स्लीपर सेल्स के बारे में भी बताया, इनको किस तरीके से पकड़ा जाता है, क्या होते हैं स्लीपर सेल, इनका काम क्या होता है? जो हम लोग जैसे आसपास कैसे पता चलेगा कि जो आसपास हमारी ये लोकल लोग हैं, जैसे कश्मीर में अभी ये स्लीपर सेल्स रह ही रहे थे जिन्होंने सारी इंफॉर्मेशंस दी होंगी, तो कौन लोग होते हैं ये, किस तरीके से एंटर करते हैं, हम लोग उन पे सख्त कदम क्यों नहीं उठा पाते हैं पहले ही? देखिए, स्लीपर सेल जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि इन्फिल्ट्रेशन जब होता है, जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तो हमारी तरफ से एक गाइड का काम करने वाला जो आदमी होता है, वो वैसे गांव में रह रहा होता है, किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन वो आदमी उनको गाइड करता है। तो इस तरीके के स्लीपर सेल जो ऑपरेट करते हैं वो आम पब्लिक के बीच में रह रहे होते हैं,
शायद लोगों को भी नहीं मालूम होता, पर वो इंटेलिजेंस जो है अगर हमारे पास है तो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस स्लीपर सेल को हमने जो है ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसकी मूवमेंट, उसके मोबाइल, उसके फोन को हमने जितना भी हो मॉनिटर करना है। तो स्लीपर सेल हैं और काम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, ऐसे लोग हैं। डिप्लोमेटिक डिसीजंस तो लिए गए, एक्शन भी ले लिया हमारी गवर्नमेंट ने, बट व्हाट्स नेक्स्ट? आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से इंडिया का नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पाकिस्तान ये होना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे एक इंटरनेशनल प्रेशर जो अभी हम कर रहे हैं कि हम किसी जो है ना लेवल पे इस चीज को ले जा करके पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाएं डिप्लोमेटिकली, क्योंकि एक वर्ल्ड ओपिनियन इस इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ कंट्रीज ने बोला है, तो एक वर्ल्ड ओपिनियन जो है क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, टू डिक्लेयर पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट, कि ये जो आतंकवाद का वो है एक गढ़ है और इसके आतंकवाद की वजह से जो है पूरे साउथ एशिया की शांति में जो है आज के दिन जो भी हम देख रहे हैं वो हो रहा है। तो ये एक चीज है, और साथ ही साथ जो बोलते हैं कि मिलिट्री एक्शन, डिप्लोमेसी अपने लेवल पे होगी, पर मिलिट्री एक्शन, वो मिलिट्री एक्शन ओवर्ट भी हो सकता है, कोवर्ट भी हो सकता है। और मेरे को अगर पूछते हो पर्सनली तो मैं कोवर्ट एक्शन के फेवर में हूँ। What does that mean? कोवर्ट मीन्स आप करो लेकिन आप उसको ओनरशिप मत लो। एक बिल्कुल छुपाव के तरीके से आप अपना कार्रवाई करो, क्योंकि जो इस तरीके की लड़ाई है ना आतंकवाद की, वो ओवर्ट तरीके से अगर आप लड़ोगे ना, ओवर्ट मतलब खुला, फिर तो आमने सामने की, और बोलते हैं एक जंग जो शायद जैसे मैं पहले बता रहा था कि पाकिस्तान थ्रेशोल्ड को क्यों क्रॉस कर रहा है बार बार, कहीं ना कहीं उसको शायद कोई एश्योरेंस मिला हुआ है और वो चाह रहा है कि शायद अभी आमने सामने की लड़ाई हो, और उसके अंदर चाइना के ऊपर शायद वो भरोसा कर रहा है कि शायद चाइना भी इस लड़ाई के अंदर शामिल हो। तो मैं पर्सनली चाह रहा हूं कि कोवर्ट, और हम उसका खेल उसी के तरीके से खेलें, जो खेल वो आतंकवाद का कर रहा है ना, उसको उसी के तरीके से जवाब दिया जाए और वहां दिया जाए जहां पे उसको तकलीफ होने वाली है। जैसे मैं पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में जो भी टारगेट्स हैं ना, उनको हम धीरे धीरे करके। हमारे पीएम ने ये भी कहा हमारे पास टाइम कम है लेकिन गोल बड़ा है। बहुत ऐसी स्टेटमेंट है कि जिससे पूरे इंडिया के देशवासियों का ना एक मतलब होता है ना, आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई नहीं छोड़ेंगे हम पाकिस्तान को, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल तो आया है। बट ऐसे कौन से आपको लगता है कि सख्त कदम लिए जाएंगे? ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। एयर स्ट्राइक जिस तरीके से पहले भी हुई वैसे किया जाएगा ओपनली? देखते हैं, अभी ऑप्शंस बहुत हैं और जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट सोच विचार कर रही है कि उन ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन लिया जाए, तो वो हरकत में आ चुका है जी। वो जो हमारा रिएक्शन है वो हरकत शुरू हो चुकी है। अब वो हरकत किस दिशा में जा रही है वो तो शायद प्रधानमंत्री जी या गवर्नमेंट ही बता सकते हैं, लेकिन इसको बख्शा नहीं जाएगा। इस जो भी इन्होंने ये वारदात किया है इसका इंतकाम, इसका बदला लिया जाएगा, वो हमें बिल्कुल भरोसा है। और हमारा भी पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि जो भी वो करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। और इसका जो भी विचार चल रहा है वो शायद ओपन डोमेन में शायद नहीं आया है अभी, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके की प्लानिंग और इस तरीके के डिस्कशन जो हो रहे हैं काफी कॉन्फिडेंशियल। सर, आप बार बार मेंशन कर रहे हैं कि इनकी नब्ज को पकड़ना पड़ेगा। वो क्या नब्ज है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? माय ऑडियंस मतलब हम समझना चाहते हैं कि वो कौन सी नब्ज है उनकी पकड़ के उनके ऊपर अच्छे से उनको जवाब दिया जाए। ओके, तो शायद मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1999 कारगिल की बात है। कारगिल के वक्त हम डिप्लॉयमेंट में थे तंगधार में, जो मैंने आपसे शेयर किया। जी। तो तंगधार एक बाउल की तरह है और उसके ऊपर चारों तरफ पाकिस्तान की पोस्ट है और उन पोस्ट से वो लगातार काफी हैवी शेलिंग हमारे पे कर रहा था और काफी शेलिंग
होने के बाद जब हम ये सोच विचार में लगे कि अभी इसकी नब्ज को कहाँ दबाना है जी, ताकि ये जो ऊपर से गोलाबारी कर रहे हैं बंद करें, तो उस टाइम पे, उस जमाने में 1999 में पहली बार बोफोर्स गन तंगधार में लेकर के आए और तंगधार से बोफोर्स गन से हमने मुजफ्फराबाद को टारगेट किया। जैसे मुजफ्फराबाद को टारगेट किया, एकदम से इनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई कि आप मुजफ्फराबाद पे क्यों फायर कर रहे हो, नब्ज दबी ना, बिल्कुल दर्द हुआ ना, जी, तो इन्होंने एकदम से जो गोलाबारी है, स्टॉप करिए उस समय। क्योंकि तंगधार एक बहुत क्रिटिकल लोकेशन है। तंगधार ऐसी जगह है जो कि मैं बोलूंगा कि एक नाले के साथ साथ और बिल्कुल नैरो रिज इनटू पाकिस्तान पीओके, और चारों तरफ से जो पहाड़ियां हैं ना उन पे इनकी पोस्ट है। तो अभी भी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि नब्ज वो पकड़ो जहां पे इसको दर्द हो। तो यानी आपका कहना है कि पंजाब, यस, पाकिस्तान पंजाब को हमें टारगेट कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे बोलते हैं कि एक होता है एट्रिशन की लड़ाई, एक होता है मैन्यूवरिस्टिक अप्रोच। एट्रिशन की लड़ाई नहीं लड़ना है, एट्रिशन की लड़ाई है कि आमने सामने की लड़ाई है, और मैन्यूवर की लड़ाई है जहां आप दुश्मन के दिमाग को टारगेट करो कि उसको तकलीफ हो कि यहाँ पे चोट लगी है, तो उसको तकलीफ होनी चाहिए ना। सही। आप ही बताइए मेरे को, आज के दिन तकलीफ कहाँ होगी उसको? अगर उसको तकलीफ होगी तो पाकिस्तानी पंजाब को टारगेट। इसीलिए बहुत सोच विचार करके ये जो पानी का बंद करने का फैसला हुआ है ना, इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तानी पंजाब पे जाने वाला है। हो सकता है टाइम लगे इसमें, पर बिल्कुल जो आज के दिन एक पंजाब इतना खुशहाल एक प्रोविंस है क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर है पाकिस्तान। पानी बंद हो गया तो क्या होगा? वो एक रेगिस्तान बन जाएगा। उनकी इकोनॉमी पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे ही मैं तो कहूंगी कि भूखे तो वो हमेशा थे, अब प्यासे भी होने वाले हैं। बिल्कुल। कि जिस तो कई लोग बोल रहे हैं कि खून का बदला पानी से नहीं। मैं बोलूंगा वो पानी जो है ना, वो उनके खून के जो है बंद कर देगा, उनका खून बढ़ना बंद हो जाएगा। पानी जो बंद हो गया ना, आगे खून बढ़ना बंद हो जाएगा। जी जी जी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रही है कि इन भूखे नंगों को प्यासा बना के छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इन्होंने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा कर दिया। जब धर्म पूछा कि कौन से धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनको कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है क्या? अगर मुझसे पूछोगे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी धर्म में यह नहीं सिखाया जाता कि आप निहत्थे लोगों को इस तरीके से मारो। और पर्सनली मैं खुद ऐसे एक्सपीरियंस में जा चुका हूं कि अफ्रीका के अंदर हम शांति सेना में थे, जो आतंकवादी संगठन हमारे सामने था, मैं उसको आज भी याद करता हूं। कोई भी धर्म के नाम पर वहां पे बंदिश नहीं थी। उसी आतंकवादी फोर्स के अंदर जो है क्रिश्चियन भी थे, डोनीपोलो जो उनका लोकल धर्म था उसके भी लोग थे, वहां मुस्लिम भी थे। ऐसे करके हर धर्म पे कोई भी उनका जो है किसी तरीके का रोक टोक नहीं था। और पर्सनली मेरे हिसाब से आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। ये बेशक धर्म पूछ रहे हों, पर इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जब 90s में ले जाते थे, ये उनको धर्म के नाम पे ले जाते थे। और जो बच्चे वापस आते थे ना, उन बच्चों को हम जब पूछते थे तो बच्चे वहां की वारदात, वहां की कहानी सुनाते थे। बच्चे रोते थे कि हम कैसे मिसगाइड होकर के ये लोग हमको ले गए हैं। तो ये कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। नहीं, मैं इसको जो है धर्म से कनेक्ट करना चाहता हूँ। हमें आतंकवाद से लड़ना है, हर हालत में लड़ना है और मिल करके लड़ना है। जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आप भावना देखो ना देश की। हर आदमी चाह रहा है कि इसका बदला लिया जाए, इसका बिल्कुल जो जैसे उसने किया है उसको वैसा ही भरना पड़े। तो कोई धर्म नहीं मानता मैं आतंकवाद का, आतंकवादियों का खासकर कोई धर्म नहीं। ये सिर्फ कम्युनल राइट्स और कम्युनल टेंशन इंडिया में क्रिएट करने के लिए मे भी किया इन लोगों ने। बिल्कुल। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी हमारी ऑडियंस से कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। हम सब इकट्ठे लड़ते हैं जब बात आती है देश की। बिल्कुल।
और हमें इसके इन ये जिस टारगेट में हमारे को लेके जाना चाहिए, हमें उससे बचना है। बिल्कुल, शायद इसीलिए ये कर रहे हैं जी। और यही उनकी भावना है। कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हो रहे हैं, पुलवामा अटैक हुआ और बहुत ऐसे अटैक हुए, हमने उसका जवाब भी दिया है, स्ट्राइक भी करी, बट उनमें वो डर नहीं है। वो डर कैसे पैदा होगा कि ये बार बार हमारे देश की तरफ ना देखे? उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट पहुंचानी पड़ेगी। जो भी हमने किया है वो हमने उस इलाके में किया जहां पे उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप टारगेट करो उसकी रीढ़ की हड्डी को और देखो उसका असर। जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा जो मैंने बोला है, आप पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब इज द पावर सेंटर। आप पाकिस्तानी पंजाब को टारगेट करो और इस तरीके से करो कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटे। बट चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है और टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर चाइना है। तो क्या हम एज एन इंडियंस, जो हमारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम उनसे आगे बढ़ पाएंगे अगर चाइना उनको सपोर्ट करता है? इसी ये जो वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, वी आर डिपेंडेंट ऑन जर्मनी, और अमेरिका का भी कोई स्टैंड नहीं है। रिसेंटली अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया बोथ आर माय फ्रेंड्स। देखिए, आतंकवाद की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। आज कई एंकर्स को मैं सुन रहा हूँ टीवी पे बोलते हुए कि हमें एक कोलिशन बनाना चाहिए, अमेरिका को और बाकी देशों को साथ लेना चाहिए। मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन आतंकवाद जो साउथ एशिया में लेके आने वाले कौन है? अमेरिका। क्योंकि उस जमाने में दो पावर सेंटर होते थे, दो सुपर पावर्स होते थे, यूएसएसआर और अमेरिका। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में जब एंट्री किया तो उसके बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को बेस बना करके आतंकवाद को पैदा किया, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। आज वो आतंकवाद उस समय जो शुरू हुआ है, आज तक उसकी लड़ाई चल रही है। तो हमें खुद लड़ना पड़ेगा और हमें अपने दम पे लड़ना पड़ेगा, और हम काबिल हैं। कोई काबिलियत पे मेरे को, हमारे पास ऐसे स्पेशल फोर्सेस हैं जो कि मैं ऑपरेशनल होने की वजह से आपके सामने यहाँ पे नहीं डिस्कस करना, हमारे पास काबिलियत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से ऐसे लिथल वेपन्स हैं हमारे इंडिया के पास, हमारी आर्मी के पास ऐसे कौन सी लिथल वेपन्स हैं जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, जिससे लगता है कि हम सब वेपन्स हैं, और सबसे बड़ा वेपन है हमारा सिपाही। जितनी काबिलियत और हिम्मत हमारे सिपाही में है ना, वर्ल्ड में किसी सिपाही में नहीं है। उससे बड़ी ताकत हो नहीं सकती। टेक्नोलॉजी इज ए सपोर्ट, बट जो मोटिवेशन और जो जुनून हमारे सिपाही में है ना, वो वर्ल्ड में किसी सिपाही के अंदर, किसी और देश के सिपाही के अंदर नहीं। तो काबिलियत है। ज्यादा डिटेल्स मैं आपके फोरम पे डिस्कस नहीं करूंगा, पर है, काबिलियत है, काबिलियत में कोई कमी नहीं है। रेडी फॉर द वॉर। यस, और आज मुझे खुशी हुई है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तीनों सर्विस चीफ्स को कि आप अपना एक्शन ले सकते हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। He has given a free hand to the military now. I appreciate that. It's a very big decision कि Yes. जब जो वक्त, जो समय, जो इंसान आपको देखो, आप उन पे अटैक करो। फुल फ्री हैंड दिया गया। बिल्कुल। तो इससे फायदा रहेगा बिल्कुल कि उनको डिसीजन मेकिंग में Yes. प्रॉब्लम नहीं रहेगी। Yes. देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है वो इंडिया से भी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा कैसे हो सकता है? स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। ओके। आईएसआई के पास कंप्लीट इंटेलिजेंस। हमारे यहाँ पे अभी जो शुरुआत हमने कर दिया है एनआईए का, वो एक अच्छा शुरुआत है। पर पहले जब हम मैं बात कर रहा हूँ 1990s की, जब हम ग्राउंड पे काम करते थे तो इंटेलिजेंस एजेंसीज, तरह तरह की एजेंसीज होती थी, आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, बीएसएफ इंटेलिजेंस, सबका अपना अपना इंटेलिजेंस। वी नीड टू इंटीग्रेट ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज इकट्ठा एक छतरी के नीचे होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और अभी शुरुआत हो चुकी है जब से एनआईए हमने बनाया है, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत जरूरी है आपस में। और ज्यादातर एजेंसी जो काम करती हैं ग्राउंड पे, वो मेन प्रॉब्लम वही आती है, एक दूसरे के सोर्स को उठा लेना, एक दूसरे के सोर्स को जो है शेयर नहीं करना। तो मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा और ज्यादा स्पीड से काम किया जाए। वी नीड टू इंटीग्रेट द इंटेलिजेंस एजेंसीज अंडर वन अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे। अभी सारे डिफरेंट काम कर रहे हैं, अपना काम ग्राउंड पे डिफरेंट ही करेंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक छतरी के नीचे। सब इंटेलिजेंस एजेंसीज को
अकाउंटेबल होना चाहिए। एक NIA जो सेंट्रल एजेंसी है उसके नीचे अकाउंटेबल होना चाहिए। पहलगांव पे इतना बड़ा अटैक हुआ, हमारे आर्टिकल 370 के बाद मतलब 25 लाख से 2.5 CR टूरिस्ट वहां जाना शुरू हो गए, और जिसका आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल से नंबर्स बढ़ते ही कि वहां पे टूरिज्म बढ़ रहा था। इसको किस तरीके से अब, क्योंकि आई थिंक ये जो टेरर अटैक हुआ है ऑन टूरिज्म अटैक भी माना जा रहा है इस चीज को, तो क्या वो आर्टिकल 370 के बाद हटने के बाद भी वो डर नहीं रहा लोगों में? देखिए, टूरिज्म जो है कश्मीर के लिए लाइफलाइन है। जो आम कश्मीरी जो लोग हैं, आवाम है, वो टूरिज्म को बढ़ने से बहुत खुश है। और हालात इतनी तेजी से सुधर रहे थे, शायद इसी बौखलाहट में ये इंसिडेंट या जो इन्होंने किया है ना, क्योंकि इन्होंने इससे पहले टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया। आप देखिए, हिस्ट्री में जाइए, कभी भी टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया जी। पर जो अभी टूरिज्म बढ़ रहा है और जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी कश्मीर में इनको लगा आनी शुरू हो गई है, तो ये एक जो इंसिडेंट है, ये इन्होंने जो किया है वो मेन इसी कारण से कि भी इनके अंदर बौखलाहट पैदा हो गई कि हालात 370 के बाद और बाकी कश्मीर के हालात, प्रोग्रेस इतना आगे बढ़ रहा है, तो शायद आतंकवाद यहाँ पे पनपना आगे मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए, जो कश्मीर के लोग हैं। बट सर, मैं ये बात मेंशन जरूर करना चाहूंगी, मेरे फ्रेंड्स, कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड वहां भी गए हुए थे पीछे, लास्ट वीक मेरी टीम भी गई हुई थी। उनका ये कहना था कि जब उन्होंने कश्मीरी लोगों से बात करी, देखिए वो न्यूट्रल थे, वो टेररिज्म के अगेंस्ट थे, बट वो जो सेंटिमेंट होना चाहिए था वो नहीं था अगेंस्ट व्हाट हैज हैपेंड। ये जो यूथ है ना, जो जवान बच्चे हैं कश्मीर के जी, उनको शांति चाहिए। राइट। वो आतंकवाद से खुश नहीं है। उनको प्रोग्रेस चाहिए, रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जहां तक बात है आवाम की, पहले भी मैंने देखा है, अभी भी मैं बोलूंगा कि वो नए पाकिस्तान की तरफ है, नए हिंदुस्तान की तरफ। एक जो पुराने लोग जो हम पहले भी देखते थे, उनमें ये भावना थी कि कश्मीर एक हमारा अलग से मुल्क है। वो शायद अभी भी हो, पर आतंकवाद के हक में कोई नहीं है। आतंकवाद के जो धीरे धीरे जैसे जैसे शांति हो रही थी, उनको समझ में आ रहा था कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं होने वाला। और ये आम पब्लिक, आम जो कश्मीरी आवाम है, उनका ज्यादातर लोगों का सोचना यही है कि आतंकवाद से कोई हल नहीं होने वाला। सही बात है। एंड बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट सर, देख रहे हो कि सोशल मीडिया और मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है, वो भड़का रहा है, मतलब मे बी सिटीजन्स को, हम जैसे लोगों को ये दिखा के कि भैया वॉर जरूरी है, इनको जवाब देना जरूरी है। तो क्या वो सही है जिस तरीके से सोशल मीडिया और सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, एंकर्स बैठे हैं, भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण हो रहे हैं टीवी पे, तो लोगों के सेंटिमेंट्स तो जग ही जाते हैं। उनको लगता है कि लेट्स टेक वॉर। मैं भी देख रहा हूँ, और हर दिन जब भी मैं टीवी देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि जो एंकर जो टीवी पे आ रहे हैं ना, वो शायद अपनी TRP, अपनी फॉलोइंग के चक्कर में देश की भावना को भड़का रहे हैं। आप चाणक्य नीति को पढ़ के देखिए, इस तरीके का जो भी किया जाता है ना, वो काफी हद तक इस तरीके से किया जाता है कि आप अपना काम भी करो और आपको ज्यादा उसको प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है कि मैं करूंगा भी और ओनरशिप नहीं लूंगा। और हम जो कर रहे हैं, अगर उस लड़ाई में, उस खेल में अगर हमने उनको मात देनी है, तो कुछ ऐसा ही करना है जो हम करें और उसकी ओनरशिप हम बोले हम नहीं कर रहे जी, थप्पड़ मारो और अगले को रोने का मौका भी नहीं दो। तो ये जो भावना भड़का रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़ाई दिमाग से जीती जाती है, और दिमाग जो इस हालात में जो काम करता है, वही बोलता है कि ऐसा कुछ किया जाए जो शायद उसको याद रहे और करें हम, और उसको समझ में भी नहीं आए कि कौन कर रहा है। तो इस तरीके का काम, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, कि ऐसा कुछ करें कि वो हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद करना छोड़ दे। उसके साथ पुश्तें भी याद रखें कि आतंकवाद के खेल में कभी भी उसको कामयाबी नहीं मिलने वाली।
एंड एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से कि उनको किस तरीके से इस सिचुएशन को समझना चाहिए, संभालना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पूरा देशवासी एक इकट्ठा होने चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके से धर्म के नाम पे या मजहब के नाम पे कोई भी इसके अंदर आपस में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, आतंकवादी की कोई जो है भावना नहीं है, और आतंकवादी की ओनरशिप किसी के पास नहीं है। एकजुट रहें, इकट्ठे रहें, ताकत में रहें और भरोसा रखें हमारी सरकार के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर। जो भी होगा, हो सकता है उसमें वक्त लगे, हो सकता है इमीडिएटली, क्यों एकदम से जो है कि कल ही हो जाएगा, ऐसा शायद नहीं हो। वक्त लगे, टाइम लगे, लेकिन होगा जरूर। भरोसा रखिए और हिम्मत रखिए कि हम अब जो ऐसा कुछ करें कि आतंकवाद की लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश में इसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो, कोई ऐसी वारदात नहीं हो। तो एकजुट रहिए, हिम्मत रखिए। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि धर्म की लड़ाई नहीं है, ये टेररिज्म की लड़ाई है, और पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और जल्द दिया जाएगा। एंड बिफोर आई एंड दिस पॉडकास्ट, मैं 140 करोड़ जनता जो मैसेज देना चाहती है पाकिस्तान को, वो ये है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। पाकिस्तान को ये मैसेज है, रण ऐसा होगा फिर कभी ना वैसा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पॉडकास्ट से साइन ऑफ लेती हूँ, और मुझे लगता है जब तक ये YouTube पे जाएगा या पब्लिश होगा, इंडिया कहीं ऐसे ठोस कदम ले चुका होगा जिससे हम सबको गर्व होगा। जय हिंद, जय भारत।